सीरिया में बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल और अमेरिका के अंदर ट्रंप ट्रेन बहुत तेज़ रफ्तारी से ईरान की तरफ कहीं हमला करने के लिए तैयार तो नहीं है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं सीरिया में, जहां पे लताकिया के इलाके में जो झड़पें आप कह लें, एक तरीके से कत्ल, अलवी और दूसरी जानिब से हेतेशे और दीगर और ग्रुप जिनको अहमद अल शर्रा अल जलानी ने, जो इंटरिम सदर हैं अभी, उन्होंने एक तरीके से रोका हुआ था जब से ये हेतेशे ने स्वीप किया इदलिब से अलेपो, अलेपो से होम्स से हमास से दमास्कस तक। ये जो सफ़र इनका चला और इसके दौरान लताकिया और तारतुस के अंदर भी ये पहुंचे, तो अहमद अल शरा ने, जुलानी ने एक तरीके से रोका हुआ था अपने लोगों को कि कोई इनको अलवियों को नहीं छेड़ेगा। मगर पिछले 48 घंटे के अंदर हमने देखा कि असद से एलाइड वो लोग जो माफ कर दिए गए थे या जिनको छोड़ दिया गया था, उन्होंने, उनमें से कुछ ने अटैक किया हेतेशे के लोगों के ऊपर और बहुत कत्ल हुए। हेतेशे के फाइटर्स भी अपेरेंटली लताकिया के अंदर एक अपराइजिंग हुई है और जवाबी कार्रवाई के अंदर अब हेतेशे और दीगर और ग्रुप, क्योंकि सिर्फ हेतेशे नहीं है, फ्री सीरियन आर्मी भी है और भी दीगर ग्रुप हैं, उन्होंने अटैक किया है लताकिया में लोगों को और अलवियों को। और वो एक बहुत बड़ी एक इशू बना के बन गया है। इसको एक सानेहा वो 7 मार्च कह रहे हैं और बेसिकली हर कोई जो असद के जाने से उदास था, उसे कहा था देखा हम यही इसी चीज़ की हम आपसे बात कर रहे थे कि ये लोग आके ये सब चीज़ें करेंगे। अच्छा, ये एक तरफ हो रहा है, दूसरी जानिब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर सीरिया की एक बार फिर शमूलियत हुई है और उसने बेसिकली एक बार फिर एक अपनी पोजीशन जाके वहाँ पे मेंटेन की है असद के बाद, बशार अल असद के बाद। मगर बशार अल असद की ये चाल जो है, क्योंकि कह रहे हैं कि इसके अंदर उसका भी बहुत बड़ा हाथ था, वो कामयाब इस तरह हुई है क्योंकि जो ये पीसफुल डिमीनर था अल शर्रा का और जो हेतेशे का, ये अब इनको उतर के अब दोबारा अपनी रिट को और कंट्रोल को मजबूत करना पड़ेगा, जो शायद ये अब मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर देख रहे हैं कि एक तरफ साउथ के अंदर ये इजराइल जो एरियाज के ऊपर अपने कब्जे किए हैं इन्होंने, और द्रूज का बहाना बना के इन्होंने दमास्कस का भी जो एक सदर्न सबर्ब है जमाना करके, उसके ऊपर कब्जा करने की इन्होंने कोशिश की। उसको तो थ्वाट कर दिया गया, रोक दिया गया, मगर फिर अब ये लताकिया के अंदर ही एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। हम अभी तक एसडीएफ और जो कर्डिश मजलूम आबदी एसडीएफ यूएस अलाइंड फोर्सेस हैं, उनकी तो हमने अभी तक बात भी नहीं की। तो एक बहुत बड़ा एक ट्रैप नज़र आ रहा है सामने। टर्किश पोजीशन भी इसके अंदर ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगी किसी ना किसी लेवल के ऊपर, वो भी देख रहे होंगे क्योंकि उन्होंने बैक किया था जुलानी अल शर्रा को कि ये आके अपना अपना ऑर्डर मेंटेन करेगा और रेट को अपनी बढ़ाएगा। क्या वैसा हो पाया है? नहीं हो पाया। बहुत अहम सवाल मेरे ख्याल से। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम एक तड़ी मार दी है, एक वार्निंग दे दी है, धमकी दे दी है ईरान को कि या तो मान जाओ मुज़ाकरात से या दूसरा ऑप्शन ही मौजूद है। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे उसने अब आके ट्रंप ने कहा है। तो एक इस बात ने भी बहुत बहुत परेशानी पैदा कर दी है ऐसे वक्त में जहां पे ये लोग कह रहे हैं कि यार ईरान के न्यूक्लियर जो बुशैर के अंदर या किसी और जगह पे, वहां पे वो शायद अटैक ना करें। इजराइल और अमेरिका मिलकर, जो कतरी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी टकर कार्लसन के शो के ऊपर आके ये बात की है। पहले वो बात सुनते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Nuclear facilities of Iran are on the other side of the coast. It's closer to Doha than Tehran itself. So the risks and the threats is affecting me, my country, affecting other countries in the GCC. तो ये थे कतरी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर
और ये बता रहे थे कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर उसके फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला होता है तो इससे पूरा रीजन जो है वो डेवस्टेट हो जाएगा। 3 दिन के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहदा अरब अमीरात, कतर और बहरेन की जो पानी फ्रेश वाटर, कुवैत की सॉरी, फ्रेश वाटर सप्लाई है वो कंटेमिनेट हो जाएगी अगर अटैक होता है किसी भी ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर। तो बहुत ही ख़तरे के ये इम्कानात यानी ऐलान कर रहा है। कतर भी कह रहा है कि भाई हमारी पोजीशन बहुत ही ख़राब हो सकती है अगर इसी रुख पे ये चीज़ें चलती रहीं। मगर ट्रंप का स्टेटमेंट, वो प्रेशर टैक्टिक भी यूज़ करता है ना ट्रंप, क्योंकि मुज़ाकरात डायरेक्टली चल रहे हैं अमेरिकन्स के ईरानियंस के साथ। हमास के साथ भी अमेरिकन्स के डायरेक्ट नेगोशिएशन चल रहे हैं, जो इजराइल जिसकी वजह से तपा हुआ है, नेतन्याहू तपा हुआ है। तो एक टफ बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है ट्रंप, धमकियां देकर, तड़ियां मार के, इंसेंटिव देकर, हर चीज़ वो कोशिश कर रहा है। हमास से डायरेक्ट मुज़ाकरात क्यों चल रहे हैं? वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक अमेरिकन अभी भी हमास के कब्जे में है और 3 अमरीकियों की, इजरायली अमेरिकन की लाशें हमास के कब्जे में है। तो उनकी रिहाई के लिए डायरेक्ट एक तरीके से ये कोशिशें जारी हैं कि किसी तरीके से उन्हें निकाला जाए अमरीकियों को। तो ट्रंप हर चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि डायरेक्ट बात भी हुई हमास की और अमरीकी ऑफिशियल्स की कतर के अंदर। और उसके बाद जब ये खबर पहुंची अपने जासूसों या मुखबिरों के थ्रू इजरायलियों के पास वापस, तो वो पैनिक में आ गए और नेतन्याहू के ऑफिस ने अकॉर्डिंग टू ज़राए ये खबर लीक कर दी प्रेस को। और फिर वो चीज़ उल्टे ही होके फिर ट्रंप ने बैलेंस करने के लिए वो धमकी मारी कि अगर तुमने हॉस्टेजेस रिलीज नहीं किए, ट्रूथ सोशल पे आके जो उसने पोस्ट की, अगर हॉस्टेजेस रिलीज नहीं किए तो फिर मैं तबाही मारने के लिए तैयार हूं, हमास फिर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट लग रही है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि वो जानता है। और एक और चीज़ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसराइल के अंदर अभी शिन बेथ जो उनकी सबसे टॉप इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद है एक्सटर्नल, तो शिन बेथ की अपनी जो असेसमेंट और रिपोर्ट उन्होंने अक्टूबर 7 के सानेहे के ऊपर, वाकयात के ऊपर शाया की है, उसके अंदर नेतन्याहू के ऑफिस को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल वो ठहराते हैं कि उनकी फेलियर्स थी जिसकी वजह से अक्टूबर 7 की डिजास्टर हुई। अब नेतन्याहू ने तो रिजेक्ट कर दिया है इस चीज को, मगर खुल के शिन बेथ और नेतन्याहू के दरमियान लड़ाई आ गई है और प्रेशर डेफिनेटली बहुत होगा नेतन्याहू के ऊपर, डेफिनेटली बहुत होगा दोनों तरफ से। वो जानता है उसकी सर्वाइवल इसके ऊपर लगी हुई है, तो उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने लेबनान के अंदर भी, सीरिया के अंदर भी, अभी भी वो लेबनान के अंदर इजराइल हमले कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर, यहाँ तक कि डेसिमेट कर दिया है उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, मगर अभी भी उनके हमले जारी हैं। तो एक बड़ी नाजुक सी सिचुएशन है, बहुत लेवल पे गेम हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, एटलीस्ट कोई चीज़ स्टक नहीं है। जिस तरीके से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीज़ें थमी हुई थी, रुकी हुई थी, वो नहीं है, मगर अभी भी बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है। क्योंकि सीरिया के अंदर एक और साइकिल शुरू हो, एक वीडियो आई, वो मैं जाने से पहले आपको ये वीडियो दिखाऊं कि ये हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, सही है, एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर लग रहा है, ये बड़ा है थोड़ा, और पीछे उसका डाला खुला हुआ है और ये 2 कदीम रॉकेट्स, इम्प्रोवाइज रॉकेट्स गिरा रहे हैं पीछे से अलवी इलाकों के ऊपर एलिजिडली। और ये वीडियो पोस्ट की उन्होंने दोनों को गिरा के, उधर उधर भी तबाह हो सकते थे, उनका हाल आप देख सकते हैं क्या था इन रॉकेट्स का। और जब ये गिराए गए, तो जब मैं सीरिया के अंदर था और मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वहाँ पे बच्चे और बूढ़े टांगे में सो रही हैं। तो वो बेसिकली क्योंकि असद जो रशियन इन्वॉल्वमेंट से पहले, रशियंस को आप बुलाने से पहले 2015 के अंदर जो सैंक्शंस थे असाद रजीम के ऊपर, उसकी वजह से उनके एम्यूनिशंस, मिसाइल, स्टॉक सप्लाईज, जहाज, सब चीज़ें ख़त्म होकर रह गई थी। तो हेलीकॉप्टर्स के ऊपर वो एक बारीन कहते थे, एक बैरल बॉम्ब को, एक खाली बैरल लेते थे, यानी एक आप समझ लें जो तेल का कंटेनर नहीं होता, कैनिस्टर पेट्रोल के जो बड़े बड़े होते हैं, अगर आप जाएं पेट्रोल पंप के अंदर आपको मिलेंगे, तो उसके अंदर वो भरते थे एक लेयर पहले नीचे एक्सप्लोसिव C4 या TNT की, उसके बाद वो भरते थे उसके अंदर
कटे हुए बॉल बेरिंग्स जो गाड़ियों के अंदर होते हैं, जो भी वो बॉल बेरिंग्स एक लेयर जाती थी। फिर उसके बाद एक और लेयर जाती थी TNT की या C4 की। फिर उसके बाद जाती थी कीलें। फिर उसके बाद उस तरीके से पूरा पैक होता था, उसको वो एक बैरल बॉम्ब और ट्रांसपोर्ट लेके जाते थे, ऊपर से फ्यूज करते थे और लोगों के घरों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर असद रजीम ये गिरा रही थी। और मेरी जो सर्वाइवर्स थे उनसे मुलाकात हुई, तो बेसिकली पूरी फैमिलीज डेविस्टेट होकर रह गई इन बारीन से, बैरल बॉम्ब से जो असद रजीम इस्तेमाल कर रही थी। और अब वही टैक्टिक्स जिन लोगों के ऊपर इस्तेमाल हो रहे थे या जो रेबल्स से ऑपोजिशन के अंदर थे वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरल बॉम्ब्स नहीं, मगर ये रॉकेट्स भी हेलीकॉप्टर पे लेके जाके वो गिरा रहे हैं आर्मामेंट्स। तो आप फिर देख लें, जब बैरल बॉम्ब गिरता था तो वो यूं जाता था बेसिकली। और कीले और सब जो पॉइंटी ऑब्जेक्ट्स थे वो लोगों को ख़त्म कर देते थे, बच्चों की टांगें, आंखें, जानें, अगर बच भी जाते थे तो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते थे ये लोग। और अभी हम चीज़ें देख रहे हैं ऐसी दोबारा सीरिया के अंदर एक बार प्ले आउट होती हुई। तो अभी तक इस चीज़ का एंड नहीं हुआ है। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है लग रहा है उस थिएटर के अंदर। बहुत तेज़ी से, तेज़ रफ्तारी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जाने से पहले एक खबर और भी आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली ट्रिप शायद सऊदी अरेबिया की करें, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स या परचेजेस या जो भी अमेरिका के अंदर करने $1 ट्रिलियन की करने की के लिए तैयार हो गया है। MBS This time, they've gotten richer. We've all gotten older. So I said, I'll go if you pay $1 trillion, $1 trillion to American companies, meaning the purchase over a 4-year period of $1 trillion. And they've agreed to do that. So I'm going to be going there, and I have a great relationship with them. अब MBS और ट्रंप के बहुत गहरे और पुराने ताल्लुकात हैं। जैरेड कुशनर के तो ज़ाती भी ताल्लुकात हैं, वन डायल के ऊपर वो मौजूद है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अब ये किस चीज़ पे प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि रियाद सेंटर में चला हुआ था अभी यूक्रेन रशिया टॉक्स के अंदर भी, जो मैंने आपसे बात की पहले भी। ट्रंप की स्पीच जो हुई है उसके अंदर पाकिस्तान की स्पेसिफिक तारीफ जो की गई है, उसके अंदर क्या MBS का कोई किरदार था या सऊदियों का कोई किरदार था? ये एक सवाल मेरे ख्याल से बनता है जो आप पूछ सकते हैं। जवाब आपको शायद मिले ना मिले। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक। आई होप कि आपके रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। एक हफ़्ता पूरा होने को आ रहा है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।